इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ईसीपी ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और सब जगह इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 39 अरकान असेंबली को पीटीआई का एमएनए करार दिया गया है, उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपना ताल्लुक जाहिर किया था, लेकिन पार्टी का टिकट जमा नहीं करवाया। इसलिए आरोज के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई उम्मीदवार करार दे। जिन 41 अरकान को आज़ाद करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात में पीटीआई का जिक्र किया, न किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। बाद में इलेक्शन जीतकर कानून के तहत रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। पीटीआई तो इस केस में फरीक थी ही नहीं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि कानूनी टीम को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो निशानदेही करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, पीटीआई ने 38 अरकान असेंबली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक 3 अरकान साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना के बैरून मुल्क होने की वजह से उनके हलफनामे जमा नहीं करवाए जा सके, जबकि सेनेटर फैसल वावडा ने इस हवाले से दावा किया है कि पीटीआई जिन अरकान असेंबली के हलफनामे जमा करवाए हैं, उनमें से 6 से 7 अरकान के जो दस्तखत हैं वो मशकूक हैं। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए तैयार है। अच्छा, दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस को निशाने पर रख लिया है। तकरीब से खिताब कर रही थी और कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को रीराइट किया है, जो मांगा नहीं गया था वो अदा कर दिया गया। कहा गया तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करो, वो जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम की शक्ल नहीं है तो फिर क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहती हूँ, इस मुल्क को चलने दो। जब मुल्क में बेहतरी आती है तो किसी ना किसी होने लगती है। क्या वाकई मुल्क में बेहतरी आ गई है? नाज़रीन, कुछ आदादो शुमार आपके सामने रखते हैं। इस मुल्क में महंगाई की शरह 23% से भी ज़ायद है, जो पीटीआई हुकूमत के खात्मे के वक्त 12% से ज़ायद थी। पीटीआई हुकूमत के आखिरी रोज़ मुल्क में डॉलर की कीमत 184 रुपये थी, जो इस वक्त 278 रुपये है। पीटीआई दौर में पेट्रोल फी लीटर 150 रुपये था, जिसकी कीमत इस वक्त 275 रुपये फी लीटर है। अप्रैल 2022 में 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के 1 यूनिट की जो कीमत थी वो 22 रुपये थी, जो इस वक्त 65 रुपये तक पहुंच चुकी है। आवाम के लिए ज़िंदगी चुकी है, सांस लेना दोबारा हो चुका है और हुक्मरानों के लिए सब अच्छा है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सेनेटर फैसल वावडा साहब, सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सबसे पहले तो ये सर कि आज जो मरियम नवाज साहिबा का आपने बयान देखा होगा, कह रही हैं कि अगर हुकूमत को हिलाने की कोशिश की गई या कुछ करने की कोशिश की गई तो आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। किसको धमका रही है मरियम? पता नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं, ना मुझे इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने तो ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं और ना मुझे इसका कोई सेंस समझ आ रहा है और किसको बता रही हैं मुझे नहीं पता, किसको एड्रेस करें। उनको मेरे ख्याल से एक दफ़ा इंटरव्यू बुला कोई कर रहा है क्या हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश? मुझे तो अभी ऐसी कोई चीज़ एज ऑफ नाउ, अगर आप मुझसे आज बात करें, अपनी हरकतों से गिर जाए तो एक अलग चीज़ है। कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, कभी आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। अपनी वजन से गिर गए तो गिर गए। ठीक। अच्छा फैसल भाई, आज से पहले आज के मरियम साहिबा के बयान देख लें या कल के ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, इससे पहले ऐसा लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान लड़ाई है। ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, लेकिन आज और कल के स्टेटमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत खुद इस तसादुम की तरफ बढ़ रही है। तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, एक तो ये बुरहान होना नहीं चाहिए, और आइन और कानून की अगर हम बात करते हैं उसकी बालादस्ती के अंदर अपनी लॉजिक और अपनी ज़ात से ऊपर जाके आपको चीज़ें करनी होती, कानून के तहत करनी होती है। लेकिन जब आप सिचुएशन ऐसी ले आएंगे जिसमें आइन और कानून से बाहर जाके आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, सवाल उठ जाएंगे। आपने फ्लोर क्रॉसिंग का इजाज़त दे दी है जो आइन में नहीं है, जिसकी इजाज़त आपने 3 दिन, आइन कहता है 3 दिन में डिसाइड करना है, आपने तशरीह आई है 15 दिन की जी। तो रीराइट करने का जो आइन को है, कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है या चेंज कर सकती है या अमेंड कर सकती है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती, ना रीराइट कर सकती है। तो जब तसादुन होगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा तो लोग खेलेंगे। अब आइन सब खेल रहे हैं।
एक आइन की तशरीह आ गई है, एक आइन की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे तो गवर्नमेंट उसके अंदर खेलेगी, गवर्नमेंट का इम्यूनिटी है उसके ऊपर, तो वो तो मुझे नहीं एप्लीकेबल होता हुआ नजर आ रहा। अच्छा, मखसूस नशिस्त से नहीं मिलेंगी देखिए पीटीआई को? मुझे तो नहीं लग रहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कर पाएगी, ना करेगी, क्योंकि देखिए ना जी, अगर आपने दो टोक यहाँ लिखा हुआ है और उसको उल्टा मैं पढ़ना शुरू कर दूँ तो दो टोक ही रहेगा ना। तो दो टोक ये है कि जो आइन में चीज़ लिख दी गई है उसको अमेंड या उसकी चीज़ जो रीराइट करना है, वो रीराइट भी नहीं मैं कहूँगा, अमेंड करने का पार्लियामेंट के पास। लेकिन ये इस पे अमेंड करने का या इस पे इम्प्लीमेंट करवाने का इख्तियार अभी हुकूमत के पास तो नहीं है ना सर, इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन को इस पे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए इलेक्शन कमीशन ए फेज है, बी फेज है आपका स्पीकर, सी फेज आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो बहुत सारे मरहल हैं, ऐसी उठा के प्लेट में नहीं दे दी जाएगी। मतलब अब मांगा था, सवाल किया था अब्दुल गफूर ने, फेवर कर दिया अब्दुल जब्बार को, तो वो जब्बार भी खुद शौक में कि मैंने तो मांगा ही नहीं था, मैं तो पार्टी नहीं था, मैं तो मांगी नहीं। सर उनका शौक होना तो चले बनता है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत का इतना गुस्सा करना क्यों बनता है? जो चीज आपकी थी नहीं उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों? देखिए हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत ने तासुर पहले ये दिया कि अदालत के साथ फौज लड़ रही है, फिर एक तासुर दिया कि पीटीआई के साथ फौज लड़ रही है, ठीक है जी। इस तासुर में वो कामयाब हुए, अपना को स्लिप आउट किया और अपनी इनकॉम्पिटेंसी के अंदर प्रेजेंटेशन और यही जो ऑडिटोरियम के अंदर क्लाउन शो चल रहा होता है वो चलाते रहे। अब ये भी जो फैसला आया इसके अंदर भी उन्होंने पहले उड़ा दी कुछ खबरें कि ऐसा हो जाएगा, फलाने को जॉब में रख देंगे, फलाना ऑर्डर ले लेंगे, फलानी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, जिसका कोई सर पैर नहीं था। उसके रिएक्शन में लोग होते हैं परसेप्शन पे डरने वाले जी। और मसला है पाकिस्तान में कोई फरिश्ता नहीं है, पाकिस्तान में कोई अपनी ज़ात से ऊपर इंटरेस्ट देखता नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो फरिश्ते बने हुए, जमहूरी किंग बने हुए, आइन और कानून की बालदस्ती की बात करते हैं, सपोजली अगर वो मैं हूँ मैन, तो मैं कातिल भी हूँ, मैं राशि भी हूँ, मैं रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल भी कराता हूँ, मैं डीमेरिट का काम भी करता हूँ, मैं टैक्स में चोरी भी करता हूँ, मैं दूसरे मुल्कों के साथ भी हूँ, मैं अपने बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं जाली डिग्री के अंदर भी फंसा हूँ और मैं सब कुछ हूँ। उसको छुपाने के लिए मैं एक तोप बन के बाहर निकल आता हूँ और कहता हूँ कि जी मैं फरिश्ता हूँ, मैं अलमबरदार हूँ जमहूरियत का और आइन और कानून का पासदारी मैं करूँगा। तो आप हंसेंगे, आप कहेंगे चलो भैया अब तुम्हारा वक्त आ गया कि तुम इधर खड़ा कर दिया जाए। हमने हमेशा क्या किया है कि एक दूसरे की बुराई और इंटरेस्ट और गुनाह को छुपा के पाकिस्तान को चलाया और अपनी जेबें भरी। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पहली दफ़ा एक अल्लाह की तरफ से चीज़ आ रही है, सब छट जाएगा। तो इन सब का आखिरी इक़्तिदार है जी। पीटीआई मुझे आगे इक़्तिदार मतलब ना खान साहब मुझे नजर आते हैं निकलते हुए पीटीआई में। नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगी कि कितने महीने जेल में रहेंगे, लेकिन ये कंफर्म करें क्या आप कह रहे हैं मखसूस नशिस्त से नहीं मिलेंगे पीटीआई को? कि आज इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस रिलीज आ गई है, वो भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो अमल दरामद तो करेंगे, लेकिन जहां कोई कानूनी सकम या कहीं कोई मसाइल हुए तो वो उस पर मशावरत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। मशावरत का लफ्ज आ गया ना, पहले वो मशावरत खेलेंगे, फिर स्पीकर आ जाएंगे, वो आईनी होता है। वन लाइनर क्या है, नहीं मिलेंगे, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा इसके ऊपर। ओके। इमरान खान साहब कितने अरसे तक जेल में रहेंगे या कितने महीने तक या कितने साल तक? दुनियावी तौर पे तो देखिए अभी इमरान खान साहब कहीं से मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, बल्कि और फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और परेशानी में जा रहे हैं। और ये मार धाड़ की गालम गलोच की कल भी जगह आपने देखा जिस तरह की नारेबाजी हुई, ये कोई सियासत नहीं है। अब लोग भी बेजार हो गए। अगर एक आदमी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो पसंद से ज़्यादा इनकी नफरत में उसको पसंद करते हैं, ठीक है। इसकी इस पीडीएम की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये बोझ, ये वो लाश है जिसको ले के आप कब तक चलेंगे। ये खड़े हो ना खड़े होने को तैयार है ना कुछ करने को तैयार है, बातें करा लें आप, ठीक है, बातों से कुछ नहीं होता। तो वो पॉपुलैरिटी के अंदर वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर चलेगी पीटीआई। वो कहते हैं हम बदमाशी करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम चलाओ धरा कर देंगे, हम टैंक उड़ा देंगे, हम फौज की तरफ। अच्छा, आपको तो ना जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं ना इक़्तिदार में आते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब, इस वक्त उनके ऊपर रेड लाइन लगी हुई है। हाँ, देखिए वो खुद अपने आप को ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं। लेकिन फैसल भाई ये हुकूमत को कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं इमरजेंसी के हवाले से, हुकूमत गिर जाने के हवाले से? क्योंकि कल जैसे हमने आगाज़ में भी बात की ख्वाजा आसिफ साहब की, तो वो भी यही कह रहे हैं कि 8-10 दिन में सिचुएशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, कुछ उनको मेल्ट डाउन आइन होते हुए दिखाई दे रहा है। आज मरियम साहिबा कह रही हैं कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। है क्या बैकग्राउंड में? क्या मुक़्तदरा वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? कुछ है ऐसा? मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं है। इनका अपना स्ट्रेस और इनकॉम्पिटेंसी है, नालायकी है, इनकी निकम्मापन है, जिसकी वजह से खुद ही अजम्पशन बेस्ड हैं। अभी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि अगले 3 महीने 3.5 महीने मतलब सेल्फ स्क्रूटनाइज करें, मतलब मुझे तो उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी चीज़ नज़र अभी तक नहीं आई कि
हम तो देखें अभी तक जो हम चुप रहते हैं, थोड़ा बहुत खामोश हो जाते हैं, वो SIFC के लिए होता है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, आर्मी चीफ जो है वो कर रहे हैं मेहनत, तो हम कहते हैं SIFC के तहत पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए, तो हम उस चीज़ में खामोश हैं। वरना अभी तक तो कोई कॉम्पिटेंसी नज़र ही नहीं है, प्रेजेंटेशन खेल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रही हैं असम्पशन बेस, लेकिन अगले 3 महीने जो आने वाले हैं वो बड़े ही रेलेवेंट हैं, क्रूशल हैं, क्रिटिकल हैं। और सर्द मौसम होगा वैसे वेदर वाइज, लेकिन सियासी बहुत गर्मा गर्मी होगी, तो वो 3 महीने जो हैं वो रेलेवेंट है मेरे लिए। सही, क्रूशल हैं आप कह रहे हैं। अच्छा, ये फिंच ने जो रिपोर्ट तैयार की, क्या आपसे कोई मुशावरत वगैरह हुई थी? क्योंकि उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम में ये बातें कर चुके हैं, ज़रा सुनवाइए फैसल बावरिया साहब ने क्या कहा था फिर हमें। तो मसला ये है ना कि फिर आप कहते हैं एक तरफ PTI को हम देख रहे हैं, आप उनका सिनेरियो बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 साल चलेगा, तो फिर सवाल ये कि फिर हुकूमत कौन करेगा? देखिए जी, पहले तो फेज़ में आप इसको जरदारी साहब की बदौलत उनको अल्लाह ने वसीला बनाया कि वो 1.5-2 साल तक ले जाएंगे इसको, फिर वो मुफाहमत अपनी करेंगे और खुद चार्ज ले लेंगे स्टीयरिंग का, पीपल्स पार्टी वो आ जाएगी, वो 10-12 महीने तो यानी वो होगा जिस पर BMLN डरी हुई है। नहीं, मैं तो आपको वक्त से पहले अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। वैसे भाई ये तकरीबन कमोबेश वही बातें हैं जो फिंच की रिपोर्ट में हुई है, 18 महीने तक हुकूमत होगी और उसके बाद अगर सिस्टम चेंज होता है, अगर टेक्नोक्रेट्स आते हैं, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये इसी तरह की कमोबेश बातें आपने हमारे पास भी की थी। देखिए मैंने जो सरदारी साहब के बारे में आपने कहा था कि स्टीयरिंग उनके पास होगा, पीपल्स पार्टी के पास होगा, तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत में भी फिर सदर वही होंगे। देखिए टेक्नोक्रेट्स का तो अभी तक मैंने तो कहीं से इसका सर पैर मुझे नज़र नहीं आया। आई विल बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट एंड ब्लंट आल्सो, होगा तो सबसे पहले बता दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि देखें जरदारी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, पीपल्स पार्टी ने या बिलावल साहब ने फॉर दैट मैटर, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी इन्होंने क्या किया है, वो गए एज प्रेजिडेंट लाहौर, CM साहिबा नहीं गई, मतलब या कारकर्दगी की अकड़ हो या मैंडेट की अकड़ हो या ईमानदारी की अकड़ हो या अक्लमंदी की अकड़ हो, ककड़ किस चीज़ की है, पल्ले कुछ है ही नहीं। और आप फिर जिनकी बरूने मिन्नत हैं, जिनकी बरूने मिन्नत आपकी सियासत चल रही है, आप उनको भी अपसेट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वो पार्टी के को चेयरमैन है, फिर वो प्रेसिडेंट तो है ना, उनका एक अपना प्रोटोकॉल है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, जो मैंने आपको इलेक्शन के दौरान जो बातें की थी वो तो आप उस टाइम तक जब 16, 18, 22 महीने हो जाएंगे तो हम उससे 1 महीना पहले चला लेंगे। हैविंग सेड दैट, अभी कोई टर्मोइल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, पैनिक कर रही है गवर्नमेंट। इसके अंदर भी आइन अगर देखा जाए तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लैरिटी से इम्यूनिटी के साथ वो उसको निकाल जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि फेज़ में इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है, सारी पार्लियामेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो दिल्ली दूरस है, अभी बहुत सारे मरहले हैं, छुट्टियां भी हैं, छुट्टियां गुजार के कोर्ट आएगी, मुशावरत होगी, पूछा जाएगा, इल्म और तालीम एक्सचेंज होगी, तो अभी बहुत सारे मराहल हैं। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ठीक, किसको सीट। मुझे एक बात होता है, आज तक गवर्नमेंट ने, कोर्ट्स ने और PTI ने पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए क्या काम किया? जी, ज़ीरो। और इस वक्त हमारे पास सर सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, मईशत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि उस तरफ फोकस नहीं है। मैं बहन आपको एक चीज बड़ी क्लैरिटी से बताऊं, देखिए 1947 से फौज ने हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मान लिया, ठीक है जी, वो लेके चलते रहे, शहादतें देते रहे, चलते रहे, आज ये साल गुजर। 2002 में उन्होंने बेड़ा उठाया टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, शहादतें देते रहे टेररिज्म के बजाय। इसी तरह आप इनका रैंक एंड फाइल्स में अगर ऊपर से लेकर नीचे देखें तो ये क्लैरिटी होगी। 9 मई का वाकया, कल की चीज़ें इंडोर्स कर दी PTI ने, तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में फोकस्ड है। अब 10 रिजी में आ जाएं, चली जाएं, अपने टेन्योर पूरे कर लें, वो फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ वो दहशतगर्दी को एड्रेस करेंगे। तो 9 मई की दहशतगर्दी इग्नोर नहीं की जा सकती, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपने क्योंकि इमरान खान के हवाले से बात की, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से बात की, आवाज़ें आ रही हैं कुछ PTI को बैन करने के हवाले से, तो आप क्योंकि करीब समझे जाते हैं ऐसे हलकों की, पावर कॉरिडोर्स की, क्या ऐसा है सिलसिला? देखिए बैन होने जा रहा है, महीने पहले बात कही थी और इत्तेहादी मान जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट जा रही है पार्टी। और देखिए जो भी टेररिज्म करेगा, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन में भी तो बाइफर्केशन हुई थी, TLP को भी PTI के दौर में बैन किया गया था। तो कोई भी पार्टी अगर दहशतगर्दी की तरफ कोशिश की गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, जैसे आप लोगों ने कहा था कि बजट पास होने में मुश्किलात लग रही, मैंने कहा था ठोक बजा के पास होगा। इस तरह इसी केस में इत्तेहादी भी ठोक बजा के साथ ही खड़े होंगे। अच्छा, एंड ऑफ द डे। हाँ, और पाबंदी का जो फैसला है कि मियाँ साहब का है, हुकूमत का है, या उन्हें भी बताया गया है?
देखिए, फौज के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ी इररेलेवेंट चीज़ है, तो मैं उनको तो चीज़ें माइनस कर दूंगा। ठीक, वो उनको बैन करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता फौज को। अगर उन्हें किसी को एड्रेस करना है और किसी को इक़्तिदार में होते हुए भी उनको अगर कोई टेररिज्म को एड्रेस करना है तो उनको किसी भी स्टेज पे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बैन करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि बैन हो जाएगी तो इस मुल्क के अंदर फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के बाद पर्चा आ जाता है कि आप वज़ीर आज़म बन गए, और वज़ीर आज़म होते हुए आपको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में हो तो सब कुछ सकता है और नहीं होने को कुछ भी नहीं हो सकता। सही। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां अब खेल खेल रही हैं, तो अगर विकेट की दोनों तरफ गवर्नमेंट खेलेगी कि कभी बैन है, कभी नहीं बैन है, कभी बात करनी, कभी नहीं बात करनी, कभी आइन है, कभी कानून है, तो खुद गिर जाएगी। ठीक, विकेट की एक तरफ खेलना है उनको, सही। मुखलिस होकर खेलना है, सब मुखलिस है, क्योंकि हमारे लिए एज इंडिपेंडेंट SIFC इज द फोकस। फैसल भाई, हमने वैसे माजी में देखा भी है ना, जब MQM को करने की कोशिश की गई तो फिर वहां पे उनका एक अपना धड़ा बन गया यहाँ पे MQM पाकिस्तान के तौर पे। तो क्या फिर PTI में भी आप यही देख रहे हैं कि अगर PTI को बैन करने की कोशिश की जाती है तो फिर एक अलग धड़ा और एक अलग पार्टी के साथ PTI की नुमाइंदगी होती है? धड़े तो है, मैं आपको थोड़े से धड़े गिना देता हूँ। बेगम साहब का धड़ा है, बहन का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, सही। वकीलों का धड़ा है, उमर अयूब का धड़ा है, गंडापुर का धड़ा है, मरवत का धड़ा है। धड़े धड़े धड़े, इतने धड़े हैं कि धड़े के अंदर गड़ा भी नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो धड़े तो हैं। और अब क्योंकि एक तरफ आप फिर एक्सट्रीमिज्म की सियासत करने जा रहे हैं, तो ये टॉलरेट नहीं होगा। सही। तो मेरे ख्याल से आगे PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ठीक है, हम इस्तिलाह सुनते रहे, इमरजेंसी की इस्तिलाह सुनी, मार्शल लॉ की इस्तिलाह सुनी, फिर उसके बाद हाइब्रिड निज़ाम आ गया, लेकिन अब एक नई इस्तिलाह आ रही है आईनी ब्रेकडाउन की। देखिए, जब तासुर आपको जुडिशल मार्शल लॉ का मिलेगा, तो अगर तासुर ये उसकी परसेप्शन में फिर बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती, समझी जा सकती, कही जा सकती हैं। तो अभी तो वो सिर्फ एक गॉसिप बेस ही है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ऐसी कोई सिचुएशन अभी आज के दिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखिए, अगर कोई दीवार से आप बिल्ली को भी लगाते हैं तो वो भी हमला कर देती है। तो यहाँ नामुमकिनात कोई भी चीज़ नहीं पाकिस्तान में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एवरी सेकेंड आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। आखिर में ये एडहॉक जजेस के हवाले से 2 एडहॉक जजेस की तैनाती हो गई है, मंजूरी दे दी आज सुप्रीम कोर्ट ने, अब सिफारिश कर दी है। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बड़ी मुखालफत कर रही है, वो समझते हैं कि उनमें खौफ पाया जाता है कि इदारे की राय तब्दील हो जाएगी इससे, या इसके लिए ही किया जा रहा है? एडहॉक जजेस का जहाँ तक मामला है, मेरे लिए वो कोई बहुत रेलेवेंस नहीं रखता कि वो आइन उसकी इजाज़त देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त दी है तो उस पर डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उस डिबेट के अंदर हमें उसके दूर नताइज जो हैं वो फिर अजम्पशन बेस्ड है। सब काम पाकिस्तान में परसेप्शन और अजम्पशन, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव, पोलराइज कर दी, हर चीज़ नेगेटिव है। आप सफ़ेद पहनी होंगे तो मैं कहूँगा लाल है, लाल है तो मैं कहूँगा बम लगाया, बम है तो आप इंडिया से बात करिए या किसी और, या हर चीज़ की नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी को फ़रोग करके पार्टियाँ इक़्तिदार में आई हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आई हैं। अब वो नेगेटिविटी का वक्त आएगा, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से तोड़ें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास दोनों तरफ नेगेटिविटी है, जो इक़्तिदार में वो भी नेगेटिव है, जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी नेगेटिव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू फैसल बावड़ा साहब से।